नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत इस व्याख्यान में, जिसका विषय है फूड एंड फीडिंग। जलीय कृषि में मछलियों के लिए हम किस तरह से भोजन की व्यवस्था करते हैं, कैसे उनका भोजन का निर्माण किया जाता है, कैसे एक संतुलित आहार को हम बना सकते हैं और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या अवयव उसके होते हैं और कैसे उसका निर्माण किया जाता है। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है एक्वाकल्चर्स के लिए। जलीय कृषि में यदि हमको सक्सेसफुली मछली पालन करना है तो इस विषय को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि किस तरीके से भोजन उनको दिया जाएगा और कैसे भोजन तैयार किया जाएगा। चर्चा करेंगे इस विषय के बारे में। तो आप सभी लोगों को फिर से मेरा नमस्कार। सभी लर्नर्स को जो इनरोल्ड हैं इस कोर्स में, सभी विद्यार्थियों को जो इस कोर्स में इनरोल्ड हैं और सभी श्रोताओं को जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को। मैं डॉक्टर श्याम सिंह कुंजवाल, सहायक प्राध्यापक, स्कूल ऑफ साइंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। तो पिछले अध्याय में जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें हमने वाटर पैरामीटर्स का भी जिक्र किया था, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या हैं उनका भी जिक्र किया था, फिश डिजीज़ के बारे में हमने चर्चा की, मछली में होने वाले जो रोग हैं और जो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट की हमने बात करी, कैसे हम आईडीएम जो टेक्नोलॉजी है हम उस सिस्टम को हम कैसे लागू कर सकते हैं, उसका क्या महत्व है और कैसे हम रोगों से बच सकते हैं, कैसे रोगों से बचाव किया जा सकता है और कैसे हम उनका उपचार कर सकते हैं। उपचार की नौबत ना आए इससे पहले हमें इतना सतर्क रहना होता है कि हम जो वाटर क्वालिटी है और समय के अनुसार हम उसको पहचानें, उसकी हम रीडिंग लें। भोजन की व्यवस्था जो होती है कैसे देना होता है वो भी इसका एक पार्ट होता है, क्योंकि फंगल डिजीज़ के बारे में जब हमने डिस्कशन किया था, अनावश्यक रूप से जो खाना हमारे तालाब में, जलाशय में पहुंचता है तो उससे भी फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना पूरी बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें हमने जो जिक्र किया था वो फिश डिजीज़ के बारे में जब हमने पिछले अध्याय में पूरा डिटेल समझाया था। तो कौन कौन से रोग मछली को होते हैं, वायरल डिजीज़ कैसे होता है, उसके क्या उपचार हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ कैसे होता है, उसके क्या उपचार हैं, फंगल डिजीज, पैरासाइटिक डिजीज, ये सारे रोगों के बारे में हमने चर्चा की थी। उनके क्या क्या उपचार हैं वो भी हमने इसमें जितना संभव हो सकता है वो उपचार हम करते हैं। इस सत्र में, इस व्याख्यान में हम भोजन और आहार की जो व्यवस्था होती है ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हम कैसे भोजन दें मछलियों को और कैसे भोजन का निर्माण करें, कैसे हम भोजन बना लें। जो आर्टिफिशियल फीड है उसको हम कैसे तैयार करते हैं और साइंटिफिक तरीके से कैसे वो तैयार किया जा सकता है। नेचुरल फीड और प्राकृतिक जो खाना होता है वो जलाशय में या तालाबों में या फार्म में हम देखते हैं एल्गी के रूप में जितने प्रकार की स्पीसीज होती हैं, ऑलमोस्ट जू प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। कुछ स्पीसीज हमारी जो हर्बीवोरस स्पीसीज होती हैं जो इन चीज़ों को खाते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो है कुछ आर्टिफिशियल फीड है, हम उसका भी जिक्र करेंगे। तो इस टॉपिक को हम विस्तृत रूप से चर्चा में लाएंगे, जिसमें जो संधारणीय जो जलीय कृषि है उसके अंतर्गत जो है सबसे महत्वपूर्ण पहलू भोजन और आहार पर होता है। तो मछलियों और जो अन्य जलीय जीवों की जो सतत जो लाभकारी वृद्धि होती है उसके लिए उचित पोषण जो होता है वो बहुत अनिवार्य होता है। तो हम ये भी जानेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित आहार क्या होता है और उसके जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जो उसके अवयव हैं, मुख्य अवयव हैं, वो कौन कौन से होते हैं और इनका निर्माण कैसे किया जाता है। इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। ये हमारा आज का विषय है। इस विषय पर पूरी विस्तृत रूप से चर्चा होगी, जिससे हमारे जो लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, फार्मर्स हैं
उनको इन चीज़ों से मदद भी मिलेगी कि कैसे एक पौंड में अगर हम मछली का कल्चर कर रहे हैं, हम स्वरोजगार के रूप में उसको अगर अपना रहे हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर खाने में क्या खिलाया जा सकता है मछलियों को। प्राइमरी स्टेज में जब होते हैं, बहुत नाजुक अवस्था में मछलियाँ होती हैं, हमें उनको कैसे खाना खिलाना चाहिए, किस समय पर खिलाना चाहिए, किस जगह पर खिलाना चाहिए, और क्या तरीके हैं सही तरीके से भोजन को कैसे दिया जा सकता है। ये सारी बातें इसमें हम चर्चा में लाएंगे। ये एक चित्र की सहायता से इसमें खाना कैसे तैयार करते हैं और कैसे देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि अगर हमने जैसे सरसों की खली है या सोयाबीन ऑयल्स केक होते हैं, सोयाबीन केक जो होते हैं, बादाम के जो केक होते हैं, खली जो होती है ऑयल निकलने के बाद में, इस तरीके से जो मल्टीग्रेन टाइप की जो चीज़ें हैं हमारे पास में, हम उसको अगर इकट्ठा करें, अगर हमारे पास बाज़ार का नहीं भी है, पैलेटेड फूड में नहीं है, तो साफ़ तरीके से हम किसी ट्रे में अपने हाथों को धो करके साफ स्वच्छ तरीके से स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करके हम उसको आटे की तरह भी गूंथ सकते हैं। जैसे घरों में हम अपने खाना बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, उसी तरीके से थोड़ी छोटी छोटी गोलियां हमने बना दी या उनको थोड़ा हल्का ड्राई करवा दिया, हल्का सुखा दिया, जिससे वो एकदम पानी में गले नहीं। ऐसी स्थिति में लाने के बाद हम उनको दे सकते हैं। और खिलाने का जो हमारा सही तरीका होना चाहिए, साफ स्वच्छ तरीके से, साफ हाथों से हाथ धुले हुए होने चाहिए, और पानी की क्वालिटी को भी हमें ध्यान में रखना होता है। और किसी एक निश्चित जगह से, जैसे हमारे पास एक तालाब बना हुआ है छोटा, तो उसमें हम एक जगह सुनिश्चित कर लेंगे कि हमें इस जगह से मछलियों को खाना देना है, और एक समय सुनिश्चित कर लेंगे कि हमें इतने बजे देना है। हम कोशिश करेंगे कि हम दैनिक रूप से खाना उसी तरीके से देंगे, उसी जगह पर देंगे और उस समय पर देंगे। जितना संभव हो कोशिश करनी चाहिए, ताकि मछलियों को भी एक आदत सी बनी रहती है कि हमें इस जगह से इतने बजे लगभग खाने का एक समय उनका माइंड सेट हो जाता है, एक बायोलॉजिकल रिदम उनका बन जाता है, एक उनकी क्लॉक सेट हो जाती है कि हमें इस जगह पर निश्चित रूप से खाना मिलेगा। तो वो उस जगह पर एकत्रित रहते हैं, इंतज़ार में भी रहते हैं। तो हमें जैसे घरों में हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लालन पालन करते हैं, उसी तरीके से मछली के बच्चों का भी लालन पालन करना पड़ता है। एक्वाकल्चर का सिस्टम भी वही है। जिस तरीके से हम घर में बच्चों के लिए करते हैं, उसी तरीके से मछली के बच्चों के लिए भी करना पड़ता है। फिशरीज़ में वही कॉन्सेप्ट लागू होता है, क्योंकि छोटे अगर स्टेट में हमारे बच्चे हैं मछली के, तो हमें उसी तरीके से उनको केयरफुल तरीके से रखना पड़ता है। तो ये एक तरीका है भोजन देने का। अब बात करते हैं कि भोजन और आहार का क्या महत्व है इस जलीय कृषि में। तो आहार जो बैलेंस डाइट है, वो न केवल वृद्धि को नियंत्रित करता है, उनकी ग्रोथ को ही कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जो उनकी इम्यूनिटी होती है, उसको भी डेवलप करता है। साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो उसके प्रजनन करने की जो क्षमता होती है, और जो जल की गुणवत्ता है, उस पर भी असर डालता है। यदि आहार संतुलित और पौष्टिक होगा, तो जो हमारा प्रोडक्शन होगा, लागत में कमी और लाभ में वृद्धि, तो उत्पादन की में जो लागत लगेगी वो कम रहेगी और जो हमें बेनिफिट होगा वो ज़्यादा होगा, यदि हमारा बैलेंस डाइट है तो। नहीं तो अगर बैलेंस डाइट नहीं देंगे तो उत्पादन लागत में अधिकता हो जाएगी, ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, और जो लाभ हमें उनकी ग्रोथ पर मिलना था, जो इकोनॉमिक बैलेंस हमारा है, वो नहीं बन पाएगा। तो खासकर जैसा अभी मैंने जिक्र किया, प्राकृतिक भोजन और कृत्रिम भोजन, यानी कि नेचुरल फीड और आर्टिफिशियल फीड, विशेष तौर पर जैसे
प्राकृतिक भोजन में जितने भी प्लवक होते हैं, डेट्राइटिस होते हैं, एल्गी होती है, और जितने भी प्रकार के जो प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, एक अटैच सबमर्ज एरिया से जो अटैच रहता है, पेरिफाइटोन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स वो दोनों अटैच रहते हैं ऐसे एरिया से, सबमर्ज एरिया से, उसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। और कृत्रिम भोजन जैसे आर्टिफिशियल फीड में फ्लोटिंग फीड आता है, जो पैलेट्स जो बने रहते हैं, जो आर्टिफिशियल फीड के मशीन द्वारा एक निश्चित टेम्परेचर पर उनको बनाया जाता है और उनमें हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का, ये सारी चीज़ों का ध्यान रख करके उसको मछलियों के लिए तैयार किया जाता है। और कुछ आजकल फ्लोटिंग जो फीड आता है, जब हम खाना देते हैं वो तैरते रहता है, जो मछलियाँ होती हैं वो उसको आते हैं और खाना खाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो फ्लोटिंग फीड की क्वालिटी एकदम सरफेस में नहीं जाएगा, बॉटम स्टेज पर नहीं जाएगा, और अगर मछलियाँ उसको नहीं खा पाई या फिर खाना हमने ज़्यादा दे दिया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि खाना वहाँ पर सड़ने गलने की प्रक्रिया में आ जाता है, जिससे मछलियों में रोग होने की संभावना हो जाती है। क्योंकि पानी सबसे जो क्वालिटी है पानी की, हमने जब वाटर पैरामीटर्स की बात करी थी तो हमने वहाँ पर भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि वाटर की क्वालिटी को गंदा करता है अगर अत्यधिक रूप से हमने खाना मछलियों के तालाब में अगर दिया तो सड़ने गलने की अवस्था में आ जाता है, जिससे डिजीज होने की पूरी संभावना हो जाती है। विभिन्न प्रकार के मछलियों के भोजन, जैसे अभी हमने जिक्र किया प्राकृतिक भोजन जो होता है, जो नेचुरल फीड होता है, उसमें जो तालाब में मौजूद जो सूक्ष्म जो माइक्रो प्लैंक्टन्स होते हैं और जितने भी माइक्रो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, सूक्ष्म जंतु, प्लवक होते हैं, कीड़े मकोड़े, कीट, घोंगे, अन्य जो एक्वाटिक जो प्लांट होंगे, जो जलीय पौधे होंगे, वो प्राकृतिक भोजन के रूप में आएंगे, जिसमें हमने पूरा पेरिफाइटोन का एक जिक्र किया था। आर्टिफिशियल फीड जो है वो मछली के का जो भोजन है वो मछली के पके हुए मांस का बना जो मोटा पिसा हुआ पाउडर के फॉर्म में, या तैयार जो आहार होता है, जो शुष्क आहार होता है और कुछ गैर शुष्क आहार होते हैं। इसके अलावा कुछ लाइव फूड जैसे ब्राइन श्रिम्प हो गया, ब्लड वर्म हो गया, डेफनिया हो गया, ये सब लाइव फूड में आ जाता है। फ्रोजन फूड फ्रोजन में भी आता है, जैसे ब्राइन श्रिम्प है, फ्रोजन फिश फूड आती, ये सारी चीज़ें वो फ्रोजन फूड में आती है। इसके अतिरिक्त मांस में चिकन, टर्की, लैम्ब, ये कुछ स्पेसीज होती हैं जो इसको खा सकती हैं। इसके अगर बात करें, जैसे चावल की भूसी है, कुछ अनाज के टुकड़े हैं, गेहूं का चापड़ है, सोयाबीन है, खमीर है, बादाम की खली है, सोयाबीन की है, और जो सरसों की खली होती है, मस्टर्ड ऑयल केक जिसको बोला जाता है, मस्टर्ड ऑयल केक हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम खाने के रूप में आर्टिफिशियली दे सकते हैं मछलियों को। तो ये विभिन्न प्रकार के मछलियों के भोजन के प्रकार हैं। तो अब हम जिक्र करते हैं कि हमें फिशेस को क्या चीज़ खिलानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खिलानी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अगर हमने आर्टिफिशियल तरीके से खाना बनाया है तो उसमें जो मानव जनित जो खाद्य पदार्थ होते हैं, कहने का तात्पर्य है कि ह्यूमन के द्वारा जो हम घरों में खाना बनाते हैं, जैसे नमक है, मसाले युक्त खाना है, तेल युक्त खाद्य पदार्थ है, ये सब चीज़ें वर्जित होती हैं, ये सब चीज़ें हमें नहीं खिलानी होती हैं। इसके अतिरिक्त पुरानी या सड़ी हुई मछली है, कोई मछली बहुत पहले मरी हुई है, हमने उसको तालाब में फेंक दिया ये समझ के कि इसको मछलियाँ खाएंगी, लेकिन ये सब नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें हम मछली को नहीं खिला सकते हैं। बहुत अधिक मात्रा में भोजन भी नहीं खिला सकते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में भोजन जो है फिर नुकसानदायक होगा। और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो पानी को दूषित करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो वाटर की जो क्वालिटी है उसको ख़राब कर देते हैं, जिससे उसमें अमोनिया की और पीएच की
दोनों का बैलेंस बिगड़ने के भरपूर चांस होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें इन चीज़ों को नहीं खिलाना है। और ख़ासकर जो हम लोग घरों में खाना बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि घरों में जो हमने खाना बनाया अगर बकाया रह गया तो हमने मछलियों को डाल दिया, तो ये नमक, मसाले और तेल युक्त पदार्थ हैं, इनको हम नहीं दे सकते। और तरीके मछलियों को खाना खिलाने के, भोजन को पानी में छिड़क कर या फीडिंग बैग या ट्रे का उपयोग करके, स्वचालित जो फीडर का उपयोग करके हम इस तरीके से भी दे सकते हैं। और जो आर्टिफिशियल फीड होगा उसको धातु के बर्तन में डालकर तालाब के पानी में तैरने दें। तो इस तरीके से हम, ये एक खाना देने का हमें तरीका है कि अगर हमने ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मछलियाँ आएंगी और उसमें से खाने को खाएंगी। उससे संभावना थोड़ा सा ये रहेगी कि ट्रे में जो बचा हुआ खाना है हम ट्रे को ऊपर उठा भी सकते हैं और जो बचा हुआ खाना है उसको हम बाहर फेंक भी सकते हैं। उससे जो वाटर क्वालिटी को जो दूषित होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं, जो संभावनाएं, वो थोड़ा कम हो जाएंगी। और जो अभी हमने जिक्र किया कि एक निश्चित स्थान से और निश्चित समय के अनुसार हमें खाना देना चाहिए मछलियों को, तो ये एक सही तरीका है कि हम मछलियों को किस तरीके से खाना दे सकते हैं। ट्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रे को थोड़ी देर पानी में हम तैरने दे रहे हैं, या स्वचालित जो ऑटोमेटिक जो फीडर है उसका हम उपयोग कर रहे हैं, या फिर फीडिंग बैग के थ्रू हम दे रहे हैं, या हम ट्रे का इस्तेमाल करके दे रहे हैं, या पानी में छिड़क कर दे रहे हैं, तो ये सही तरीके मछलियों को खाने खिलाने की। महत्व क्या है कि अगर हमने मछलियों को भोजन खिलाया उसका क्या महत्व है। स्वस्थ रखना, मछलियों को स्वस्थ रखने के लिए जो संतुलित आहार है, जो बैलेंस डाइट है, वो देना बहुत महत्वपूर्ण है। और मछलियों को सही मात्रा में और सही समय पर जो भोजन है उसको हमको देना है, और वो प्रैक्टिस भी हमें करनी है, कितनी मात्रा में देना है और किस समय पर देना है। बॉडी वेट के हिसाब से, नंबर ऑफ स्पेसीज के हिसाब से, जितने भी हमने मछली तालाब में हैं उसके हिसाब से हमें खाना उसी मात्रा में देना होता है और एक निश्चित समय के अनुसार देना होता है। जितने भी आवश्यक जो नेसेसरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, आवश्यक जो पोषक तत्व हैं, वो मछली के भोजन में होने चाहिए। और मछलियों के भोजन की जो गुणवत्ता है वो सारी चीज़ें पानी की गुणवत्ता पर निर्भर रहती है कि हमने जो भोजन का बनाया वो किस तरीके के पानी का इस्तेमाल हमने किया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण इसका पहलू है। हम अगर भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, गंदे पानी का इस्तेमाल न करें और तालाब के पानी को बहुत ज़्यादा गंदा न करें, क्योंकि पानी की जो गुणवत्ता होगी वो भोजन की गुणवत्ता पर ही निर्भर करेगी। तो ये जो हम मछलियों को खाना खिलाते हैं ये उसका महत्व है। संतुलित आहार, बार बार इसका जिक्र मैं इस व्याख्यान में कर रहा हूँ कि कैसे बैलेंस डाइट हमें देनी चाहिए, उसका क्या अर्थ है, उसमें क्या क्या अवयव होने चाहिए, क्या क्या उसमें कंपोनेंट उसके होने चाहिए, और क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं और क्या क्या ज़रूरी चीज़ों किस अनुपात में रहेंगी, जितने आवश्यक पोषक तत्व हैं वो सही अनुपात में हैं या नहीं हैं। ये सारी चीज़ें एक बैलेंस डाइट के अंतर्गत होती है। प्रोटीन उसमें है जो मछलियों की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत, जो टिश्यूज़ में रिपेयर करने का काम करती हैं उसमें सहायक होती हैं। उसका स्रोत मछली का आटा है, सोया है, मूंगफली की खली है, सोयाबीन की खली है। तो ये सारी चीज़ें जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है और जो मछलियों की वृद्धि के साथ साथ उनकी जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें भी रिपेयर का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, विटामिन्स, ये बहुत आवश्यक चीज़ें। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एनर्जी का एक मुख्य स्रोत जो एनर्जी प्रदान करता है। उसका जो सोर्स है वो चावल की भूसी, गेहूं का चोकर, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती हैं जो एक एनर्जी का आदान प्रदान करती हैं, जो एनर्जी का एक नेचुरल सोर्स भी है। लिपिड्स, फैट्स, जो ऊर्जा का दूसरा स्रोत यही है, वो लिपिड और फैट्स में तो कुछ जो आवश्यक जो फैटी एसिड हैं वो प्रदान करते हैं, जैसे फिश ऑयल है। और जो
वानस्पतिक जो तेल होते हैं वो जो है लिपिड और फैट, ये ऊर्जा का दूसरा स्रोत है। विटामिन से हैं जो मेटाबॉलिज्म में रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, बी कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये सारी चीज़ें जो उनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं, जो उनकी इम्यूनिटी को डेवलप करती है। तो ये सारे विटामिन्स हैं जो कवर करने होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो मछली के भोजन में होनी चाहिए। तो फिश फूड में अगर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन्स और इससे पहले जो हमने प्रोटीन्स का जिक्र किया, ये सारी चीज़ें एक सही मात्रा में, एक सही अनुपात में हो, वही एक बैलेंस डाइट होगी। और उसको देने का तरीका क्या है, हमें वो भी ध्यान में रखना है, समय का भी ध्यान रखना है, और अधिक मात्रा में नहीं देना है, ज़्यादा मात्रा में खाना भी नहीं खिलाना है, और बचा हुआ जो खाना है वो तालाब में, हमारे जलाशय में वो ना रहे, उसका भी हमें पूरा ध्यान रखना है, जिससे उनमें कोई फंगल डिजीज़ होने की संभावना ना हो, वो खाना सड़े नहीं और तालाब में अधिक समय तक रहेगा तो जो वाटर की जो क्वालिटी है उसको भी दूषित करेगी। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, और इसको ध्यान में रखते हुए जो बैलेंस डाइट होगी उस बैलेंस डाइट को हमें प्रोवाइड करना है। इसके अतिरिक्त तो कुछ मिनरल्स होते हैं, वाटर तो है ही है, क्योंकि जितना भी हम भोजन तैयार कर रहे हैं उसमें मिनरल्स भी एक उसका पार्ट्स होता है, जो उनकी बोन्स में, अस्थियों के लिए, रक्त और जो एंजाइम्स की जो क्रियाएं होती हैं उनमें भी सहायक होता है, उनमें भी हेल्प करता है, मदद करता है। जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये सारे मिनरल्स। और इसके अतिरिक्त जो अविभाज्य हिस्सा है वो पानी का है। जो आहार का अविभाज्य हिस्सा है वो वाटर है। उसमें वाटर की क्वालिटी, कैसा पानी है, साफ पानी, और जितने भी पैरामीटर्स हैं वो हमारे डेली रूटीन के वो हमारे पास चेक होनी चाहिए। तालाब का पानी कैसा है, जो हम इनलेट, जो हमारा सोर्स है पानी का, वो कैसा आ रहा है, क्या हम समयानुसार पानी को आउटलेट में या बाहर जो जाने की स्थिति है पानी की बराबर मात्रा में जा रहा है। क्योंकि जब हम डिजीज़ की बात कर रहे थे, जो हमने मछली के रोगों में विभिन्न प्रकार के रोग, तो उसमें एक जो सर्वोत्तम उपाय जो उपचार के रूप में हम कर रहे थे, तो हमारे पास पानी के अंदर में जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारे मछलियाँ हैं, उनमें अगर वाटर क्वालिटी अगर ठीक नहीं होती है, अगर पैरामीटर्स हमारे थोड़े ख़राब हो गए हैं पानी के, जिसमें अमोनिया की मात्रा होकर ज़्यादा हो गई है, पीएच उसमें बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो एक प्राथमिक रूप से हम जो पानी है उसको हम बदल सकते हैं, उसको हम आउटलेट के माध्यम से कम कर सकते हैं, ताज़ा पानी उसमें हम थोड़ा और भर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर जो गंदगी होगी वो कम मात्रा में होगी, वो थोड़ा बाहर चली जाएगी और उसमें थोड़ा ताज़ा पानी आना शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वाटर की क्वालिटी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो कुछ हद तक जो है हम वहाँ पर एक कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए पानी जो है वो आहार का एक अविभाज्य हिस्सा है। आहार निर्माण की जो प्रक्रिया है, जब हम उसको बनाएंगे तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि मछली की प्रजाति कैसी है, उसकी आयु, और जो पालन की जो प्रणाली है, जो उसका हम कल्चर कर रहे हैं, उसका जो सिस्टम है, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, जिसमें हम आवश्यकता के अनुसार निर्धारण करते हैं कि कौन सी मछली या कौन सी फिश जो है, कौन सी स्पेसीज जो है, उसके लिए कितना प्रोटीन और कितना फैट चाहिए, कितना लिपिड चाहिए, कितना मिनरल्स की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें हमें आवश्यकता निर्धारण कराती है। सामग्री का चयन हम कैसे कर रहे हैं, जो भी खाने की सामग्री है वो स्थानीय जो उपलब्धता होगी और लागत होगी, हम उसके अनुसार करेंगे। जैसा स्थान है, जैसी जगह है, जैसी हम पोजीशन पर हैं, उस स्थानीय उपलब्धता, यानी वहाँ पर क्या क्या हमें मिल रहा है, क्या क्या सामान की उपलब्धता वहाँ पर है और उसमें क्या लागत है,
ये सारी चीज़ें हमने सामग्री के चयन में ध्यान रखनी है। तो स्थानीय उपलब्धता और लागत के अनुसार हम सामग्री का चयन करेंगे। मिक्सिंग कैसे कर रहे हैं, सभी सामग्री वो सही अनुपात में मिलाई जा रही है या नहीं मिलाई जा रही। अगर हमने कोई चीज़ अधिक मात्रा में मिला दी, कोई चीज़ को हम मिलाना भूल गए या कोई चीज़ हमने नहीं मिलाई, तो उसमें क्या होगा कि जो मिश्रण उसका बनेगा, जो कंपोजिशन उसका बन रहा है, वो सही अनुपात में नहीं बन पाएगा। तो सही सामग्री और सही अनुपात में मिलाना ये एक आवश्यक इसका स्टेप है जो आहार निर्माण की प्रक्रिया होती है। छानना कैसे है, पीसना कैसे है, ये उसका दूसरा चरण है। किस जो छोटे जो कण हैं वो उसी आकार के होने चाहिए। कैसे हम पैलेटाइजेशन कर रहे हैं, कैसे पैलेट बना रहे हैं, मशीन द्वारा पैलेट बना रहे हैं और उनको फिर सुखाना है, ये प्रक्रिया पूरी शामिल उसमें होती है। कैसे उसका स्टोरेज रखेंगे, भंडारण कैसे करेंगे, सूखे स्थान पर, ठंडे स्थान पर, या फिर ऐसे एयर कंडीशनर की जगह पर जहाँ पर थोड़ा सा हवा आ रही हो, तो ऐसे स्थान पर हम उस भोजन को स्टॉक करेंगे, जिससे हमारा जो खाना है वो जो बनाया हुआ जो पैलेट्स हैं वो प्रक्रिया ख़राब ना हो, जिससे उसमें सड़ने गलने की स्थिति में ना हो। इसलिए जो उसका स्टोरेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप उसको किस स्थान पर रख रहे हैं। जो सस्टेनेबल एक्वाकल्चर के लिए जो फूड एंड फीडिंग है, उसके नवाचार और उसका जो सुधार है, तो हम उसकी बात करें तो जितना भी पारंपरिक जो पहले से जो आहार की प्रणाली होती थी, जो फूडिंग सिस्टम होती थी फीडिंग की, उसमें कई समस्याएं होती थी। जैसे लागत अधिक लगती थी या पोषक तत्वों की कमी हो जाती थी। तो संधारणी जो आहार निर्माण के लिए जो नवाचारों का जो उपयोग हो रहा है, उसमें फॉर्मुलेशन सॉफ्टवेयर उसमें सही अनुपात तय करने के लिए होता है। बायोफ्लॉक, इस पे आधारित जो न्यूट्रेंट होते हैं, जो पोषण होता है, वो सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके साथ ही जो कृषि जितना भी अपशिष्ट है उसका दोबारा से हम कैसे उपयोग करेंगे। जैसे मैच की हम बात करें, मक्का की जो भूसी होती है, या सब्जियों की जो बचे हिस्से की हम बात करें, तो ये क्या है कि एक अपशिष्ट का पुनः प्रयोग जिसको हम कह सकते हैं, वो इस नवाचार और सुधार के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त संतुलित आहार और उसके क्या मैनेजमेंट है, उसके क्या पहलू हैं। संतुलित आहार जिसका हम सही उपयोग तभी संभव होगा अगर हमने एक बैलेंस डाइट तैयार कर दी है, और उसका उपयोग भी तभी संभव होगा जब उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ठीक तरीके से किया जाए। उसको समय पर खाना खिलाना है तो फीडिंग टाइमिंग का भी हमें ध्यान रखना है, तभी एक बैलेंस डाइट का महत्व भी है, वो उसका मैनेजमेंट है। मात्रा उसमें कितनी देनी है वो भी हमें ध्यान में रखना है। ओवर फीडिंग किससे अवॉइड करना है तो ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खिलाना है। पानी की गुणवत्ता है उस पर भी हमें निगरानी रखनी है। FCR जो फूड फीड कन्वर्जन जो रेशियो होता है उस पर भी हमें नज़र रखनी है। तो ये 4 चीज़ें हैं: फीडिंग इन टाइम, अवॉइड ओवर फीडिंग, मेंटेन द वाटर क्वालिटी एंड मेंटेन द FCR जो फीड कन्वर्जन रेशियो है। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण जो मैनेजमेंट हैं, एक बैलेंस डाइट को हम कैसे सही तरीके से उसका वितरण करें, कैसे दे सकें, कैसे उनको खिला सकें, ये उसका प्रबंधन है। तभी हम एक बैलेंस डाइट का महत्व है, और तभी उस बैलेंस डाइट से फिश में ग्रोथ हो सकती है, और जब ग्रोथ होगी तो ही हमारी जो इकोनॉमिक आय है वो बढ़ेगी। तो ये जलीय कृषि जो है उसमें भोजन और आहार की जो भूमिका थी वो सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि बैलेंस डाइट वो सिर्फ उत्पादन को ही नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि जो हमारा पूरा इन्वायरमेंट है, जो पूरा पर्यावरणीय प्रभाव है, उसको भी कम करता है। जैसे स्थानीय सामग्री का उपयोग बढ़ा सकते हैं, किसानों को पोषण संबंधी हम प्रशिक्षण दे सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आपको कैसे फीड बनाना है, क्या क्या चीज़ें उसमें आप कंपोनेंट के रूप में शामिल कर सकते हैं, कैसी वहाँ पर की परिस्थितियाँ हैं, क्या क्या वहाँ पर उपलब्धियाँ हो सकती हैं, सामान की क्या क्या उपलब्ध वहाँ पर हो सकता है, वो भी हमें ध्यान में रखना है। जो टेक्नोलॉजीज है उनका जो नवाचार है उसको भी हम अपना सकते हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, और इसकी भी हमें ट्रेनिंग जो है उस स्थानीय जो फार्मर्स होंगे उनको भी देना है। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है, और इसका भी हमें पर्याप्त ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो ये पूरी जलीय कृषि में कैसे हम भोजन को देंगे,
क्या भूमिका होगी आहार की और कैसे हम उसको बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम कैसे प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये हमारे एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।